गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे सिंचाई, जिसमें हमने कल देख लिया था। एक तो पढ़ी थी हमने सिंचाई की डेफिनेशन और एक देखा था हमने सिंचाई के उद्देश्य। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फसलों में सिंचाई कब करें, अर्थात फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए हमने दो आधार बनाए थे। पहला तो पौधों के आधार पर और दूसरा मृदा नमी के आधार पर। तो पहला चल रहा था हमारे पौधों के आधार पर, जिसमें हमने 3 बिंदु देखे थे। पहला ए, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, और दूसरा पौधों की पत्तियों में जल विभव या जल की मात्रा को माप कर, और तीसरा देखा था हमने पौधों की पत्तियों का तापमान माप कर। अब आज चलेगा चौथा, जो सी डी जो भी डाला हो आपने, पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। किसके आधार पर? पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो देखो बच्चों, क्या होती है क्रांतिक अवस्थाएं? जब हम फसल की बुआई कर देते हैं तो फसल के जीवन काल में या उसकी जीवन अवधि में कुछ अवस्थाएं ऐसी आती है, अगर उन अवस्थाओं पर पौधे में पानी की कमी हो जाए तो पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उसकी उपज में कमी आ जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? क्रांतिक अवस्थाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों कि पौधों के जीवन काल में, फसलों में, या फसलों से लिख लो, फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिन पर यदि पानी की कमी हो जाए जिन पर यदि पानी की कमी हो जाए तो पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है, हो जाए तो पौधों को बहुत नुकसान भी लिख सकते हो या क्षति भी लिख सकते हो, नुकसान पहुंचता है और फसल की उपज काफ़ी कम हो जाती है, और फसल की उपज काफ़ी कम हो जाती है। फसल की उपज काफ़ी कम हो जाती है। पौधों की ऐसी अवस्थाओं को पौधों की ऐसी अवस्थाओं को सिंचाई के आधार पर
क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है। क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि फसलों में जब फसल की बुआई की जाती है तो फसल का जो जीवन काल होता है, जो जीवन अवधि होती है, यानी कि बुआई से लेकर पकने तक, उस बीच के समय में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है, अगर उन अवस्थाओं पर फसल के पौधों में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उस फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और जब फसल को नुकसान पहुंचेगा, पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाएगी, तो फसल की उपज कम हो जाएगी। और पौधों की ऐसी अवस्थाओं को ही हम सिंचाई के आधार पर क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग फसलों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है, तो एक एक करके देखेंगे हम, 1 बाय 1। देखो, सबसे नंबर 1 गेहूं। गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की फसल की क्रांतिक अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं, ABCD करके लिखेंगे। पहली है शीर्ष जड़ निकलते समय। शीर्ष जड़ निकलते समय, इसी को अपन चंदेरी जड़ भी बोल सकते हैं, CRI, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों CRI। और इस CRI की फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन। तो पहली क्रांतिक अवस्था ये हो गई शीर्ष जड़ निकलते समय। दूसरी जो क्रांतिक अवस्था है कल्ले फूटते समय। तीसरी जो क्रांतिक अवस्था है इसकी गांठ बनते समय। तने में जो गांठें बनती है, गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, गांठ बनते समय। चौथी क्रांतिक अवस्था है बालियों के निर्माण के समय। बालियों के निर्माण के समय, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, बालियां निकलते समय। पांचवी जो क्रांतिक अवस्था है दानों की दूधिया अवस्था। दानों की दूधिया अवस्था पर और जो लास्ट क्रांतिक अवस्था है वो है दाना पकने की अवस्था पर, या ऐसे लिख दो दाना पकते समय। ये 6 क्रांतिक अवस्थाएं गेहूं में। अगर इन अवस्थाओं पर अगर गेहूं की फसल में अगर सिंचाई की कमी हो जाती है तो गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और उपज में भारी कमी आ जाएगी। कौन कौन सी? शुरुआत से जब बुआई करते हैं तो बुआई के 15 से 20-24 दिन बाद ये पहली अवस्था होती है शीर्ष जड़ निकलते समय, क्योंकि जब गेहूं की बुआई की जाती है 20 से 25 दिन का फसल हो जाती है तो उस समय क्या बनती है, इसमें शीर्ष जड़ का निर्माण होता है। अगर इस शीर्ष जड़ के निर्माण के समय अगर गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं हुई, पानी की कमी हो गई, तो यहीं से क्या है पौधा कमज़ोर हो जाएगा फसल का और उपज कम हो जाएगी। दूसरी अवस्था कल्ले फूटते समय। तीसरी
गांठ बनते समय और चौथी बालियां निकलते समय, पांचवी जो दाने बनते हैं उन दानों की दूधिया अवस्था पर, और लास्ट अवस्था है दाना पकते समय। तो ये गेहूं में ध्यान रखना 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है। दूसरा है जौ। इस जौ में दो है, एक तो बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी है दाना बढ़ते समय। ठीक है, नंबर 3 पढ़ेंगे हम चना, सरसों और अलसी। इनमें सेम होती है चना, सरसों और अलसी। तो इनमें तीनों में दो दो क्रांतिक अवस्थाएं, फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। पहली तो है फूल आने से पहले और दूसरी है फलियां बनते समय। ठीक है, अगली फसल है अपने आलू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुरण के समय और आलू में भी दो है, एक तो अंकुरण के समय और दूसरी है कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था के समय। ये आलू की हो गई। अगली है गन्ना। तो गन्ने में भी 3 क्रांतिक अवस्था है, एक अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय या वृद्धि के समय। ठीक है, तो ये गन्ने में 3 क्रांतिक अवस्थाएं थी बच्चों, अंकुरण के समय और कल्ले निकलते समय और बढ़वार या वृद्धि के समय। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट करता हूँ मैं। पौधों की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इसके आधार पर हम फसल में सिंचाई के समय का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा इसमें क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है। तो फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिन पर यदि पानी की कमी हो जाए तो फसल को काफ़ी नुकसान या क्षति पहुंचती है और उसकी उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। ठीक है, फसलों में ऐसी अवस्थाओं को सिंचाई के आधार पर हम क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, अब कुछ फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं देख रहे हैं हम। जैसे गेहूं की फसल की क्रांतिक अवस्थाएं, तो इसमें मैंने बताया 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है। शीर्ष जड़ निकलते समय, दूसरी देखिए हमने कल्ले फूटते समय, गांठ बनते समय, चौथी बालियां निकलते समय और 5वीं है दानों की दूधिया अवस्था पर और छठी है दाना पकते समय। फिर जौ की देखिए हमने, एक तो बुआई के 30 दिन बाद पहली सिंचाई कर दो दाना बढ़ते समय। इन दोनों अवस्थाओं पर जौ की फसल में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। चना, सरसों, अलसी, इन तीनों फसलों में 2 क्रांतिक अवस्था, एक तो फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। आलू अंकुरण के समय, कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था के समय। फिर देखा हमने गन्ना, 3 क्रांतिक अवस्थाएं, एक तो अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय, बढ़वार या वृद्धि के समय।
अब अगली देखते हैं हम कपास की। 6 नंबर पे देखेंगे बच्चों हम कपास की क्रांतिक अवस्थाएं। कपास, अब कपास में देखो 3 क्रांतिक अवस्थाएं, डोडे वाली शाखाएं बनते समय, डोडे वाली शाखाएं बनते समय। दूसरी क्रांतिक अवस्थाएं फूल आने से पहले, फूल आते समय और डोडे बनते समय। फूल आते समय और डोडे बनते समय। ठीक है, तो कपास में 3 क्रांतिक अवस्थाएं हुई। डोडे वाली शाखाएं बनते समय, यानी कि वो शाखाएं जिन पर डोडे निकलते हैं उनको बोलते हैं हम डोडे वाली शाखाएं। फूल आते समय और डोडे बनते समय। इस समय कपास की फसल में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगला है तंबाकू छुटाई के समय। इसमें एक ही क्रांतिक अवस्था है, जब इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है तो उस समय जब भी छुटाई करो उस समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, छुटाई के समय। 8वीं फसल है अपने मूंगफली। तो देखो मूंगफली में एक ही मतलब सुइयां बनने से लेकर मूंगफली बनना शुरू होने तक। तो सुइयां बनने से लेकर मूंगफली बनना शुरू होने तक मूंगफली की फसल में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगला धान। धान की फसल में जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, वो है बच्चों कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले। एक तो है कल्ले निकलते समय, बीए फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, और सीए फूल आते समय। इन तीनों अवस्थाओं पर धान की फसल में पानी की कमी अर्थात मृदा में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। और 10 नंबर पे मक्का, बहुत इम्पोर्टेंट है। मक्का की क्रांतिक अवस्था भी बच्चों पूछी जाती है इसको एग्जाम में, कि मक्का की फसल में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है। एक तो नरमंजरी, इसको अर्थात नरपुष्प बोलते हैं अपन। नरमंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कपास में 3 क्रांतिक अवस्थाएं देखी हमने, डोडे वाली शाखाएं बनते समय, फूल आते समय और डोडे बनते समय। तंबाकू में छुटाई के समय, मूंगफली में सुइयां बनने से लेकर मूंगफली बनना शुरू होने तक, इस बीच में सिंचाई की मतलब पानी की कमी नहीं होना चाहिए।
धान कल्ले निकलते समय और फूल आने से पहले, और तीसरी है फूल आते समय। मक्का में नरमंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। तो ये 2 आधार पर हमने 4 आधार हो गए इसमें पौधों के आधार पर। अब जो दूसरा आधार है वो चलेगा बच्चों, वो क्या है अपने मृदा नमी के आधार पर। तो पौधों के आधार पर इसमें 4 टॉपिक पढ़े हमने। एक तो पौधे की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों में जल की मात्रा या जलयुगों को मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर, और चौथा देखा लास्ट हमने फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब जो दूसरा आधार है फसल में सिंचाई के समय के निर्धारण का, वो था अपन ने लिखा था मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी के आधार पर। तो देखो इसमें कुछ परिभाषाएं। एक तो क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है बच्चों, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, क्षेत्र क्षमता कहलाती है। क्षेत्र क्षमता कहलाती है। तो पहली डेफिनेशन हो गई। और जो स्थायी म्लानी बिंदु, स्थायी म्लानी बिंदु, तो ये क्या होता है, मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा। इसकी अपोजिट है मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा स्थायी म्लानी बिंदु कहलाता है। तो दो डेफिनेशन देखी हमने, एक तो क्षेत्र क्षमता और एक स्थायी म्लानी बिंदु। क्षेत्र क्षमता क्या होती है बच्चों, कि मृदा में उपलब्ध जल की, जो मृदा के अंदर जो जल है उस जल की जो ऊपरी सीमा है, उस ऊपरी सीमा को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और जो मृदा में उपलब्ध जल है उसकी जो सबसे निचली सीमा है, उस निचली सीमा को हम क्या बोलते हैं, स्थायी म्लानी बिंदु बोलते हैं। अब देखो इन दोनों के मध्य अब प्राप्य जल क्या होता है, देखो एक और है प्राप्य जल, यानी कि प्राप्य जल इसी को बोल सकते हैं हम अवेलेबल वाटर, यानी कि जिस पानी को पौधे ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर। तो प्राप्य जल कहाँ होता है, क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी बिंदु के बीच में जो जल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर बोलते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच का जो जल होता है उसी को पौधे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जल को हम क्या कहते हैं, प्राप्य जल कहते हैं। तो ऊपरी
क्षेत्र समता और स्थायी म्लानी बिंदु से इसमें लिखते हैं क्षेत्र समता और स्थायी म्लानी बिंदु के मध्य पाया जाने वाला जल प्राप्य जल कहलाता है। क्षेत्र समता और स्थायी म्लानी बिंदु के मध्य पाया जाने वाला जो जल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राप्य जल कहते हैं। यानी कि प्राप्य जल की अगर डेफिनेशन पूछ ले बच्चों तो सिंपल है कि जो क्षेत्र समता फील्ड कैपेसिटी और स्थायी म्लानी बिंदु के बीच में जो जल पाया जाता है वो जल क्या कहलाता है? प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें देख ली हमने कि क्षेत्र क्षमता क्या होती है। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता कहलाती है। और स्थायी म्लानी बिंदु क्या होता है कि मृदा में उपलब्ध जल की जो निचली सीमा होती है वह स्थायी म्लानी बिंदु कहलाता है। और जो प्राप्य जल होता है क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी बिंदु के बीच में पाया जाने वाला जो जल है वो क्या कहलाता है? प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस आधार पर मृदा नमी के आधार पर हम किस प्रकार से सिंचाई के समय का निर्धारण करते हैं। तो देखो दो चीज़ें, एक तो वाष्पीकरण और एक वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, एक तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो तो होता है किसके द्वारा? पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा भी धीरे धीरे मृदा नमी का ह्रास होता है। और एक वाष्पीकरण के द्वारा भी, यानी कि मृदा की नमी तापमान के प्रभाव से वाष्प बन के वायुमंडल में चली जाती है। तो इन दोनों क्रियाओं के कारण मृदा नमी में धीरे धीरे कमी आने लगती है। ठीक है, तो अभी इसमें लिख सकते हैं वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा नमी में कमी होती रहती है। ठीक है, तो मृदा नमी में कमी किसके कारण होती है? प्रमुख कारण है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा नमी में कमी होती रहती है और अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने लगती है। और इसके फलस्वरूप अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने लगती है। इसकी अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने लगती है जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी में धीरे धीरे कमी होती रहती है तो उससे पौधों में अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने
लगती है और इस अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने से पौधों की जो वृद्धि है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस अवस्था को आने से पहले ही फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। अतः इस अवस्था के आने से पहले कौन सी अवस्था? अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था। अतः इस अवस्था के आने से पहले फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया, फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण। दूसरा भी हमने देख लिया, पहला कल देख ही लिया था, उसका एक टॉपिक बचा था क्रांतिक अवस्था, वो आज देख ही लिया मृदा नमी के आधार पर। तो इसमें हमने 3 तो डेफिनेशन ये ध्यान रखना। क्षेत्र क्षमता क्या होती है बच्चों? मृदा में उपलब्ध जल की जो ऊपरी सीमा है वो क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। दूसरा हमने देखा स्थायी म्लानी बिंदु क्या होता है? मृदा इसके अपोजिट है, क्षेत्र क्षमता के अपोजिट बिल्कुल। वहाँ तो था ऊपरी सीमा, यहाँ था निचली सीमा। मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा क्या कहलाती है? स्थायी म्लानी बिंदु कहलाता है। और प्राप्य जल, क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी बिंदु के बीच में जो जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहते हैं। प्राप्य जल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पौधे इसी जल को प्राप्त कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। तब फिर हमने देखा कि भाई सिंचाई नमी के आधार पर सिंचाई के समय का निर्धारण कैसे करें। तो इसके लिए हमने एक देखा कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे क्या होता है? मृदा नमी में कमी होती रहती है और इसके फलस्वरूप कौन सी अवस्था आ जाती है? अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने लगती है, जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए फसल में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। किस अवस्था के आने से पहले? अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने से पहले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंचाई की विधियाँ, अर्थात अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगली क्लास में वो क्या रहेगा? सिंचाई की विधियाँ। तो आज के लिए इतना ही। ओके।